अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 16 मई 2022 और तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है, लूना फियास्को या लूना के फेल होने से दो क्वेश्चन इस वक्त लोगों के माइंड में फ्लोट हो रहे हैं कि जिस तरह लूना के ब्लॉकचेन के ऊपर उनके डिजाइन के ऊपर फ्लॉज थे। सवाल यह है कि क्या उसी तरह के फ्लॉज कहीं बिटकॉइन के अंदर भी हैं या नहीं। क्या कभी बिटकॉइन भी इसी तरह फेल हो सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस हवाले से मेरी एक अपनी थॉट है, मेरी एक अपनी सोच है। मैं चाहता हूं वो मैं आपको बताऊं। और जिस तरह लूना क्रैश किया है तो मार्केट ने इतना डंप लिया है, और अगर खुदा ना खास्ता बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसका जो डिजाइन है उसके अंदर इसी तरह का कोई फेलियर आए, अगर वो फ्लॉप हो जाता है तो फिर क्या होगा। ये बिग क्वेश्चन है। इस हवाले से आपका मैं समझता हूं कि अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जो मेरे थॉट है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ एक और चीज इमर्ज हुई है, और वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सोच है, बड़ी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है कि क्या स्टेकिंग करना जो है वाकईतन नुकसानदेह है या फायदेमंद है। क्योंकि जितने प्रूफ ऑफ स्टेक बेस कंसेंसस सिस्टम वाले क्रिप्टो करेंसीज है ऑलमोस्ट सारी, अब तो इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। तो क्या ये स्टेकिंग करना, बारोइंग और लैंडिंग में पार्टिसिपेट करना, ये क्या रिस्क फ्री है। मतलब फॉर एग्जांपल चलो लूना तो उसका तो फियास्को वो तो फेल हो गया ना। तो जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्या उनमें अगर आप स्टेक करते हैं और उससे स्टेकिंग से टोकन अर्न करते हैं तो क्या वो रिस्क किस हद तक सही है, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट में जाके सबसे पहले कुछ मैं थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह शेयर कर लूँ, बिटकॉइन के हवाले से थोड़ी बहुत आपके साथ टॉक कर लूँ। अच्छा, बिटकॉइन जो है वो अपनी हिस्ट्री बना रही है। ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है। मैं ऑलरेडी, मेरा ख्याल है हफ्ता पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका था कि फॉर द फर्स्ट टाइम कभी ऐसे नहीं हुआ बिटकॉइन की हिस्ट्री में कि मुसलसल बीटीसी की प्राइस 6 हफ्तों तक जो है वो क्रैश करे। 2014 में एक बार हुआ था। अभी जो क्लोजिंग हुई है ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पिछले मुसलसल 7 हफ्तों से बीटीसी की प्राइस जो है वीकली बेसिस पे क्रैश कर रही है। और अब ये एक तरह का यूं समझ लें कि वैसे बोलते हैं हिस्ट्री रिकॉर्ड जो हैं वो बनते टूटने के लिए हैं। ये अभी जो करंट बीटीसी की क्रैश चल रहा है, जो बेरिश इन्वायरमेंट है, जिसको ट्रिगर किया पहले तो बिग वेल्स ने अकाउंट जो जैसे ही वो अमेरिका की तरफ से न्यूज आई कि भाई जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट पूरे साल वो 0.75 से ज्यादा वो नहीं बढ़ाएंगे। उसकी वजह से मार्केट में एक सर्टेनिटी आई। आपने देखा कि सारी मार्केट पंप की, उसमें जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी अच्छा खासा उस न्यूज के बाद प्राइस पंप की। तो उस दौरान बायर्स के बड़े बड़े ऑर्डर लगे थे। उन ऑर्डर्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट जो है वो बैरिश हुई थी। सिर्फ वो एक छोटा मोटा क्रैश होना था, मार्केट लिक्विडेट होना था। लेकिन उसी क्रैश और लिक्विडेशन के दौरान, उसी मैनिपुलेशन के दौरान लूना का क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो अभी वो जो छोटा सा आपको क्राइसिस नजर आ रहा है, अब वो इतना बड़ा जाइंट क्राइसिस बना हुआ है। और यूं ऐसे फील हो रहा है कि जैसे बीटीसी की प्राइस आइंदा 6 माह तक $20,000 से लेकर $40,000 की रेंज में, इसी रेंज में ट्रेड होती रहे, अनटिल अनलेस कोई बड़े फंडामेंटल चेंज, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, कोई इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन नहीं आती, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन में एंट्री डालती है, या कोई कंट्री, बड़ी कंट्री क्रिप्टो मार्केट में कोई एंट्री ना डाले, उस वक्त तक आपको शायद ये जो प्राइस रेंज है इस प्राइस रेंज में ही मार्केट आपको नजर आए। और मैंने आपको कल के बुलेटिन में, कल एतवार था, मैंने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि इस दौरान आप बीटीसी में स्मार्ट डीसीए करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये सीन सारा बना हुआ है मेरे दोस्तों भाइयों बीटीसी का। लेकिन कुछ न्यूज़ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये बिटकॉइन के हवाले से जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसका एक चार्ट है जिसमें मैक्सिमम ग्रीड, ट्रेंड चेंज,
क्वाइट पेन और मैक्सिमम पेन, ये चार मुख्तलिफ सेंटीमेंट्स, चार मुख्तलिफ इंडिकेटर्स है जिसको बिटकॉइन के ऑन चेन एनालिसिस से आप मेजर कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है मैक्सिमम ग्रीड, जब कभी प्राइस जो है इस रेंज के पास होती है तो उस मैक्सिमम ग्रीड के दौरान मार्केट जो है वहां से लोग एग्जिट लेना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब कभी भी ये मैक्सिमम ग्रेड की रेंज में, जो कि अक्सर मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, प्राइस फियर एंड ग्रेड इंडेक्स भी शेयर करता हूँ, और मैं अक्सर आपको कहता हूँ जब कभी वो जो इंडेक्स है आपको 60 प्लस होता हुआ नजर आए, वो आपका टाइम है मार्केट से आउट होने का। और उसका इंडेक्स जैसे ही आपको 15 से नीचे जाता नजर आए, 20 से नीचे जाता नजर आए, तो मार्केट में आपकी एंट्री स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये उसी तरह का रिफ्लेक्शन है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जो फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स है वो मैक्सिमम पेन के ऊपर है। तो मैक्सिमम पेन का मतलब यह है कि ये आपकी बाइंग का टाइम है, ये पैनिक का टाइम नहीं है। वंस मार्केट आप हिस्टोरिकली देखें कि जब कभी भी मैक्सिमम पेन की रेंज में आई है, पता नहीं अब मेरी पिक्चर की वजह से यहां पे आपको नजर आ रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा जूम करके, अब तो आपको बिल्कुल नहीं शायद नजर आएगा, इसको जूम आउट ही करता हूं। तो जब कभी भी मार्केट मैक्सिमम पेन की रेंज में आती है, यहां पे मेरी शायद पिक्चर के नीचे भी अगर आप देखें, यहां पे सारा जब कभी भी मैक्सिमम पेन पे आती है उसके बाद मार्केट पंप करती है, और अच्छा खासा उसके बाद जिस जिस बंदे ने इस पैनिक की सिचुएशन में, इस मैक्सिमम पेन की टाइमिंग में जिस जिस बंदे ने एंट्री डाली होती है, उसको फिर अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। तो आप इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बीटीसी की जो प्राइस है, जो क्रिप्टो मार्केट की इस वक्त सेंटीमेंट्स हैं, वो मैक्सिमम पेन के ऊपर हैं। यहाँ इस पैनिक की सूरत हाल में जो बंदा एंट्री लेगा उसको आने वाले वक्तों में, इसका ये कतई मतलब नहीं है मार्केट यहाँ से मजीद नीचे नहीं जा सकती, मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन बहरहाल इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, जितना नीचे जाएगी आपने उतना बाइंग करने। मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, मैंने इथीरियम का जो है तकरीबन एक बाय ऑर्डर लगा दिया $1800। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन मेरा हाल 2000-1900 की रेंज में इथीरियम ट्रेड हो रहा है। तो मैंने एक बाय ऑर्डर लगा दिया 1800 की प्राइस के ऊपर। अगर तो मार्केट क्रैश करती है तो मेरा वो बाय ऑर्डर हिट हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूं मैं नीचे से बाय करूं बजाय इसके कि करंट प्राइस पे बाय करूं। अच्छा जी, अगली बिग न्यूज आज की, नायब अकूले ने ये अनाउंसमेंट की है कि उनके मुल्क में 44 मुख्तलिफ ममालिक के जो नुमाइंदगान हैं, जिसमें तकरीबन 32 के करीब सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बल्कि 12 जो है फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, जो एल सल्वाडोर में मीटिंग करने जा रही हैं। कल के दिन होगी, आज नहीं होगी, कल के दिन होगी। उनमें से जो बड़े बड़े नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बैंको सेंट्रो, इन्होंने मेरा ख्याल है अपनी एल सल्वाडोरियन लैंग्वेज में लिखा है। पैरागोए का सेंट्रल बैंक है, एंगोला का है, गाना का है, नामीबिया का है, युगांडा का है, गाने मेडागास्कर का है, हेटी, और इस तरह ये सारी उन्होंने एल सल्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है उसने सब इंस्टीट्यूशंस की, ये जो 44 कंट्रीज के नुमाइंदगान ने कल मीटिंग करनी है। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने डिस्कस क्या करना, विल मीट इन एल सल्वाडोर में वो मीटिंग करेंगे और क्या चीजें डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इकोनॉमी, बैंकिंग द अनबैंक्ड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एल सल्वाडोर ने जब पिछले साल सितंबर में, मेरा 7 सितंबर में बिटकॉइन को बाकायदा लीगल टेंडर करार दिया था, उस वक्त एल सल्वाडोर की तकरीबन 60% पॉपुलेशन ऐसी थी जो अनबैंक थी, यानी जो कैश के जरिए डीलिंग वगैरह किया करते थे। तो जैसे ही बिटकॉइन लीगल टेंडर करार दिया, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं मोर देन 60-70% उनकी पॉपुलेशन बैंक पॉपुलेशन है, और उतने वहां के जो रवायती बैंकिंग क्लाइंट्स यूजर नहीं है जितने के बिटकॉइन के वहां पे यूजर्स हैं। तो ये जो 44 ममालिक के लोग वहां पे कल मीटिंग करेंगे, ये जहां वो डिजिटल इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन के कैसे ऐसा तबका जो कि अनबैंक्ड है उसको बैंक करके कैसे उसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो उनके मुल्क की इकोनॉमी, ये जो 44 मुल्क है उनकी इकोनॉमी जो है वो मजीद ग्रो करे। द बिटकॉइन रोल आउट इट्स बेनिफिट इन आवर कंट्री। एल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन की वजह से बेनिफिट्स हुए हैं उसको ये 44 ममालिक के नुमाइंदगान वहां पे बैठ के उसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे, और ये सारे सेंट्रल बैंक के नुमाइंदगान हैं वापस जाके
या तो ये बिटकॉइन को लीगल, और ये मैं आपको बताता जरूर, ये जितने बड़े बड़े, ये जितने नाम आपको नजर आ रहे हैं 44, इसमें से कोई बड़ा मुल्क नहीं, ये सारे अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मोस्टली मोस्टली सारे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज के नुमाइंदगान हैं, उन्होंने अब इस गौर फिक्र किया कि क्या हम इस क्रिप्टो मार्केट से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। अगर तो कल कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट शायद जो है वो, वैसे तो मैं इसको अगर इस तनाजुर से भी देखा जाए, पिछले 7 हफ्तों से बिटकॉइन की मार्केट जो क्रैश कर ली है, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद इस हफ्ते थोड़ी मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल दिखाए। अगर यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल दिखाती है तो बीटीसी की प्राइस आपको दोबारा जो है तकरीबन कुछ नहीं तो 32,000 से लेके दोबारा 34-35 हज़ार डॉलर तक जा सकती है, अगर ये मार्केट यहाँ से रिकवरी करती है। अगर ये 8वीं कैंडल भी इस हफ्ते भी कैंडल रेडी बनेगी तो ये भी एक तरह का बड़ा बैड सेंटीमेंट होगा। अच्छा जी, अब टेरा के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो यूं समझ लें कि क्रिप्टो की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने भी टेरा से मुतल्लिक अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। जिनमें से दो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका मैं जिक्र आपको कर देता हूँ। विटालिक बटरन ने कहा कि अभी ये जो डू क्वान जो टेरा का फाउंडर है, उसने एक रिवाइवल एक प्लान दिया था, उस प्लान से मुतल्लिक विटालिक ने अपनी एक ओपिनियन का इजहार किया। वो कहता है कि अगर आप लोगों ने 1 बिलियन टोकन अपने ब्लॉकचेन को हार्ड फोर्क करके करना है, तो उसमें स्ट्रॉन्गली सपोर्ट के आपने जब रीइंबर्स करने हैं, पैसे वापस देने हैं अपने जो होल्डर्स हैं, तो उसमें आपने जो स्मार्ट जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आपने उनमें कोशिश करनी है कि रीइंबर्समेंट करें, ना कि जो बिग वेल्स हैं। बिग वेल्स के लिए उसने कहा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉरी फॉर योर लॉस फॉर द वेल्थी। उसका कहना यह है कि डू क्वान को उसने रिकमेंडेशन ये दी है, जो विटालिक बटरन इथीरियम का फाउंडर है, उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि अगर आप रीइंबर्समेंट का सोचते हैं तो जो छोटे इन्वेस्टर है उसको आपने रीइंबर्समेंट करनी है, जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उनको आपने SFYL यानी सॉरी फॉर योर लॉस्ट का मैसेज देना। उनको कहना जी आप लोगों ने जो स्पेकुलेशन की, आप लोगों ने जो किया, आप लोगों के पास तो ऑलरेडी बहुत वेल्थ है, तो जो छोटे तबका है उसको आप फेवर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो चूंकि छोटा तबका तादाद में ज्यादा है, तो इस तरह आपकी कम्युनिटी जो है वो बिल्ड होगी, बजाय इसके कि बड़े बड़े बिग बिग वेल्स को आप फेवर करें इस हवाले से। अच्छा जी, सीजी की भी अपनी ओपिनियन है। इसने कहा जी दिस वोंट वर्क। सीजी की नज़र में फोर्किंग डज नॉट गिव द न्यू फोर्क एनी वैल्यू। अगर आप यहाँ से हार्ड फोर्क करके एक नया टेरा वर्जन 2 बना लेंगे तो इनकी नज़र में, सीजी की नज़र में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, ये आपकी एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है। वन कैन नॉट वाइड आल ट्रांजेक्शन आफ्टर एन ओल्ड स्नैपशॉट बोथ ऑन चेन एंड ऑफ एक्सचेंज वेयर इज ऑल। और साथ सीजी ने ये भी क्वेश्चन किया कि जो बीटीसी आपके पास रिजर्व में पड़ा हुआ था ऑलमोस्ट $3 अरब का, उसके बारे में भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी। और आपको अगर याद है कि नहीं, इस बारे में मैं भी, मेरा ख्याल है कोई 3-4 दिन पहले आपको अपडेट कर चुका हूँ बुलेटिन में, कि अभी भी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो बड़ी परेशान है कि ये जो $3 अरब के बीटीसी रिजर्व थे वो किधर है। कुछ कहते हैं कि वो जिमिनी के साथ मिलके, ये सारी जिमिनी, ब्लैक रॉक और सिटाइडल, ये सब पता नहीं एक तरह का आपस में एक ग्रुप बना के तो ये सारी कार्रवाई डाली है। खैर, इस हवाले से डू क्वान की मैंने ट्वीट पढ़ी थी, उसमें उसने कहा कि इस हवाले से भी हमारी टीम काम कर रही है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं उस हवाले से पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए कि वो फंड्स कहाँ हैं और उन फंड्स का आइंदा किस तरह जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। इस हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो टेरा के वैलिडेटर्स हैं उनमें से एक ऐसा वैलिडेटर है जिसके पास ऑलमोस्ट $1 बिलियन का टेरा पड़ा हुआ था, जो कि कम हो के अब सिर्फ 3 मिलियन रह गया। उसके पास तकरीबन टेरा की जो गवर्नेंस पावर थी वो 10% थी, इतना ज़्यादा उसके पास लुना था, वैलिडेटर था वो इतना स्ट्रॉन्ग। उसकी ओपिनियन में उसने डू क्वान की ये जो प्रपोजल है कि हार्ड फोर्क कर लिया जाए, उसने उसको अपोज किया है, उसकी मुखालफत किया है। उसका कहना यह है कि नई चेन बनाई जाए, इस चेन को अबैंडन करके नई चेन बनाई जाए, और नई चेन बना के ये जो हार्ड फोर्क करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस हार्ड फोर्क में ये यूएसटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे सिरे से,
सिर्फ लूना और इनके बाकी जो टोकन्स हैं उनको वो आगे लेके चलेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या बिटकॉइन को भी लूना की तरह कोई खतरा है या नहीं? जिस तरह लूना का आ, उनका जो डिजाइन है वो डिजाइन फ्लॉप हो गया, बीटीसी का ऐसे हो सकता है ये? तो शॉर्ट आंसर है जी, ऐसा हो सकता है। अब वो क्या, वो मैं आपको बताता हूं। बीटीसी, आपको इस चीज का तो इल्म होगा कि बीटीसी की जो माइनिंग है, यानी उसके नेटवर्क को जो सपोर्ट करने वाले माइनर्स हैं, उनका रिवार्ड हर 4 साल बाद हाल्विंग के जरिए हाफ हो जाता है। अब 2140वें साल जाके, यानी 2140 में जाके ये रिवार्ड कम होकर जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो इस वक्त जब ये जो माइनर्स हैं बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले, उनको दो किस्म के रिवॉर्ड मिलते हैं। एक, जब वो ब्लॉक माइन करते हैं तो उनको बीटीसी मिलता है रिवॉर्ड के तौर पे, और साथ उनको ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। जितनी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो भी माइनर्स को जाती है, और साथ बीटीसी की सूरत में उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। जब 21 मिलियन बीटीसी पूरे माइन हो जाएंगे, माइनिंग मजीद तो बीटीसी माइन होगा नहीं, उस वक्त जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फीसों का मिलेगा। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, बीटीसी की माइनिंग इस वक्त हैश रेट हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो क्या जब बीटीसी रिवॉर्ड के सूरत में नहीं मिलेगा, उस वक्त सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस माइनर्स के अखराजात पूरे कर सकेगी? क्या जो माइनर्स हैं वो ट्रांजैक्शन फीसों से ही अपने अखराजात और अपना जो बेनिफिट है, प्रॉफिट, वो निकाल सकेंगे? ये एक बिग बिग क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस थॉट के साथ कंपेयर करें कि बिटकॉइन के ऊपर लॉन्च होने वाली लाइटनिंग नेटवर्क, वो ये जो माइनर्स के लिए बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को फ्लॉप करने के लिए एक बिग थ्रेट है। जी हाँ, या बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाइटनिंग नेटवर्क जो कि बिटकॉइन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए डेवलप किया गया था, कि एल सल्वाडोर में जो वहां के जो शहरी हैं एक दूसरे को बिटकॉइन के जरिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए होती हैं। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि लाइटनिंग नेटवर्क अगर पॉपुलर होता जाता है, तो माइनर्स को क्या खर्चा, जब लाइटनिंग नेटवर्क पे तो ट्रांजैक्शन फीस ना होने के बराबर है, तो जब ट्रांजैक्शन फीस भी लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए खत्म हो जाएगी, जब माइनर्स को भी रिवॉर्ड मिलना खत्म हो जाएगा, तो माइनर्स कैसे नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे? माइनर के लिए तो माइनिंग मशीनें लगाना जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सके। तो ये वो खतरा है जो आने वाले वक्त में बिटकॉइन को हो सकता है। अब बिटकॉइन को अगर कंटिन्यू करना है तो कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें वो बिटकॉइन के जो नेटवर्क सपोर्टर्स हैं, माइनर्स हैं, उनको वो जो है वो, या एक और काम हो सकता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है आने वाले वक्तों में, अगर आप बीटीसी को सिर्फ एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ले, यानी आप लाइटनिंग नेटवर्क को मैस अडॉप्शन की तरफ ना लेके जाएं, इक्का दुक्का जैसे एल सल्वाडोर ने अपने शहरियों को कहा कि बिटकॉइन के जरिए, इस तरह कंट्रीज वाइज मैस अडॉप्शन ना करें। वैसे आप लाइटनिंग नेटवर्क को छोटे मोटे जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से अगर छोटे लेवल पे अगर करें तो फिर मसला नहीं है। अगर आप बिटकॉइन को बचाना चाहते हैं तो मेरी नजर में बिटकॉइन को क्या, बल्कि पूरी मार्केट को अगर आप बचाना चाहते हैं तो बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू लेके चलें। ये बिटकॉइन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये क्रिप्टो मार्केट के सर्वाइवल के जरिए जरूरी है। अगर बिटकॉइन में ऐसा क्रैश आता है तो सबसे पहले बिटकॉइन तो बाद में जीरो की वैल्यू पे जाएगा, सबसे पहले आपकी दीगर क्रिप्टो करेंसीज में जितनी इन्वेस्टमेंट है वो जीरो होंगी। तो बी वेरी केयरफुल, आपने इसको वॉच करते रहना है। मेरी नजर में इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि बिटकॉइन के ऊपर लॉन्च होने वाला जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसको बड़ा कंट्रोल तरीके से ग्रो किया जाए, ताकि बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू लें, ना कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेंगे तो वो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा बीटीसी पे ट्रैफिक बढ़ती है उतनी उसकी ट्रांजैक्शन फीसें महंगी हो जाती हैं, तो आ, वो फिजिबल ही नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए। एक तो ट्रांजैक्शन डिले हो जाती है, दूसरी ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाया गया था।
लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क के साथ साथ एक बिग थ्रेट था, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगली बात है जी, अब लूना में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, आपको पता है किसने उठाया? लूना में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने उठाया जिसने लूना टोकन स्टेकिंग पे लगाए हुए थे। जो हाँ, जैसे ही लूना का क्राइसिस स्टार्ट हुआ, विद इन 2 और 3 डेज लोगों के पैसे मट्टी हो गए, सिवाय टोकन्स के और कुछ नहीं था। टोकन्स लोगों के पास बहुत पड़े हुए थे, किसी के पास 100 200, किसी के पास 1000, किसी के पास, मेरे पास 33 था, किसी के पास लाखों टोकन भी पड़े हुए थे लोना। लेकिन वो सिर्फ टोकन थे, उनकी पीछे वैल्यू जीरो हो चुकी थी। तो जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाया था ऐसे, और जिनके पास टोकन थे, जब ये क्राइसिस हो रहा था, उस क्राइसिस के दौरान बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टेकिंग नहीं की थी, उन्होंने नुकसान में सेल कर दिया, लेकिन उनके फंड जीरो नहीं हुए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ लूना स्टेकिंग करने वालों को, क्योंकि लूना से जब आप स्टेकिंग पे लगाते हैं तो 7 दिन लगते हैं उनको अनस्टेक करने में। आप आज अनस्टेक करते हैं तो 7 दिन बाद जाके फंड्स आपको अवेलेबल होंगे, फिर जाके कहीं आप सेल करेंगे। तो ये तो सारा क्राइसिस विद इन 2 और 3 डेज आया, तो सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ है। अब इससे सबक क्या मिलता है, ये इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इससे सबक ये मिलता है कि कभी भी आपने कहीं अगर स्टेकिंग करनी है, तो ये आपने रिस्क जेन में रखना है कि आप 100%, आपको गेन तो चंद परसेंट मिल सकता है, लेकिन अगर उसमें ब्लॉकचेन में कोई क्राइसिस आता है तो 100% आपका लॉस हो सकता है। ये 7-8% की लालच में आप 100% नुकसान भी उठा सकते हैं। तो इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों, ये जितने प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स हैं, आप उनके टोकन लेके रख लें। ये स्टेकिंग स्टूकिंग अगर आपने करनी है तो इसको जेन में रख के करनी है कि ये 100% रिस्क के साथ आप ये कर रहे हैं। और दूसरा, ये तो चले सारी ब्लॉकचेन ही डिजाइन में फ्लॉस की वजह से सारी ब्लॉकचेन ही बैठ गई ना। दूसरा एक और खतरा है। अब थोड़ी देर के लिए कार्डानो की मिसाल ले लेते हैं। कार्डानो की मैंने भी अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। अब जब आप प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में अपने टोकन स्टेक करते हैं, तो आप एज अ डेलीगेटर स्टेक करते हैं, आप वैलिडेटर नहीं होते। वैलिडेटर और डेलीगेटर में फर्क होता है। वैलिडेटर वो होता है जो कि ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिटकॉइन में माइनर्स बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके माइनिंग करते हैं। इसी तरह ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस वाले ब्लॉकचेन्स होते हैं, उसमें वैलिडेटर सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब उन वैलिडेटर के पास जो फंड्स होते हैं, वो उनके अपने भी होते हैं और पीछे से वो डेलीगेटर से भी लेते हैं। यानी जो छोटे रिटेल टोकन होल्डर्स होते हैं, वो बराह रास्त वैलिडेटर नहीं बन सकते। वैलिडेटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिस्टम लगाना होता है, फिर जिस टोकन की आपने स्टेकिंग करनी है उसके को मखसूस अच्छी खासी तादाद आपको स्टेक करनी पड़ती है। तो वैलिडेटर बनना मुश्किल है। तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, वो एज अ डेलीगेटर बन के, यानी वो किसी ना किसी वैलिडेटर को अपने टोकन दे देते हैं। वो वैलिडेटर उनके बिहाफ पे नेटवर्क को सपोर्ट करता है, जितना रिवार्ड आता है उस रिवार्ड का कुछ परसेंटेज खुद रख के बाकी वो डेलीगेटर में डिवाइड कर देता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर ब्लॉकचेन फ्लॉप नहीं भी होती और वो वैलिडेटर अगर कोई इस तरह की गड़बड़ कर देता है, कोई फेक ट्रांजैक्शन करता है, तो जब उनका नेटवर्क, उनकी ब्लॉकचेन उसको स्लैश करेगी, उसको पनिश करेगी, उसके फंड जो है वो फ्रीज कर लेगी, तो चूंकि उसके फंड्स के साथ साथ आपके भी एज अ डेलीगेटर फंड्स पड़े हुए हैं, तो आपको भी वो पनिशमेंट जो है वो पड़ेगी। तो लिहाजा आपने अगर स्टेकिंग करनी है, कहीं पे बारोइंग लैंडिंग करना है, कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की एंकर प्रोटोकॉल में इन्वेस्टमेंट की थी, वो वहां से अपने बीटीसी, अपने इथीरियम और इस तरह के टोकन कोलैटरल रख के वहां से उन्होंने यूएसटी लिया था, उस यूएसटी को उन्होंने स्टेकिंग पे लगाया था। और जब ये सारा क्राइसिस आया, तो ट्रैफिक लोड बढ़ने की वजह से उनका जो कोलेटरल है वो लिक्विडेट हो गया। क्यों लिक्विडेट हो गया? क्योंकि वो उसमें मार्जिन ऐड नहीं कर सके थे। मार्जिन ऐड करते कैसे? क्योंकि एक्सचेंजेस ने, बाइनांस या जितने टॉप एक्सचेंजेस हैं, उन सब ने बाइंग सेलिंग डिपॉजिट विड्रॉवल बंद कर दी थी। अब जिस जिस लोगों ने, बेचारों ने कोलेटरल रखा हुआ था इथेरियम, उनका अकाउंट लिक्विडेट होने लगा था। वो चाहते थे कि वो मजीद मार्जिन ऐड करके तो अपनी लिक्विडेशन बचाएं, लेकिन चूंकि वो सारा नेटवर्क ही जैम हो गया था, इससे पहले कि वो मजीद मार्जिन ऐड करते, उनके सबके अकाउंट ही वॉश हो गए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपने अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये तमाम रिस्क को जेन में रख के तो फिर करनी है।
ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।